बच्चों, अब हम इस पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि समास क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्ति का मतलब छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। सामासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित सामासिक शब्द कहलाता है। मतलब जो नया शब्द बनेगा वह सामासिक शब्द कहलाएगा। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाते मतलब उसे छुपा दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। जैसे राजपुत्र। अब हम इसकी फिर से देखते हैं परिभाषा। समास विग्रह क्या है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मतलब जो शब्द है उसको अलग अलग कर देना समास विग्रह करना कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। अर्थात जब हम समस्त पद बनाते हैं तो सभी पद अलग अलग करके बनाया जाता है। इसे समास विग्रह कहते हैं। मतलब जब हम किसी शब्द को अलग अलग कर देते हैं तो वह विग्रह कहलाता है, और जब उसे जोड़ देते हैं तो वह समस्त पद या सामासिक शब्द बन जाता है। जैसे राजपुत्र और उसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। अब दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारकों के परसर्ग हट जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशवासी, समास विग्रह होगा देश का वासी। राजकुमार, राजा का कुमार। दानवीर, दान में वीर। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। शरणागत, शरण में गत। आप बीती, आप पर बीती। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्ति के नाम के अनुसार उसके 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अगला है करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति से है।
के द्वारा ये दो का अगर लोप हो जाता है तो वह करण कारक बन जाता है। जैसे स्वरचित, अपने द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होने पर बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से है जो अलग होने का भाव है का लोप हो जाता है। देश निकाला, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन। अगला तत्पुरुष है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, का जहाँ लोप हो जाता है वहाँ संबंध तत्पुरुष बन जाता है। जैसे सेना नायक, सेना का नायक। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। पराधीन, पर के अधीन। पर मतलब दूसरा। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का जहाँ लोप हो जाए वहाँ अधिकरण तत्पुरुष। नीति कुशल, नीति में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। इन सभी समासों में दोनों शब्दों के बीच आने वाले सभी परसर्गों का लोप हो जाता है। अगला है अव्ययी भाव समास। अभी तक हमने तत्पुरुष समास पढ़ा और अब है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय ही होता है। अब इसकी खास बातें देख लेते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। नंबर 2, कई बार एक शब्द की 2 बार आवृत्ति से भी अव्यय बनते हैं तथा इन्हें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे बातों ही बातों में, रातों रात। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यथा नियम, यथा शब्द जो है यह अव्यय है जिसका अर्थ है के अनुसार। अब इसका पहला पद हुआ यथा और विग्रह होगा नियम के अनुसार। अव्ययी भाव समास में यह याद रखने योग्य है कि इसमें दूसरा शब्द विग्रह में पहले आता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है यथा नियम, तो हम जब विग्रह करेंगे नियम को पहले रखेंगे और यथा का अर्थ लिखेंगे। तो नियम के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। आजन्म,
जन्म से लेकर। बेनाम, बिना नाम के। प्रतिमास, प्रत्येक माह। निडर, बिना डर के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पद जो है यथा, रात, आ, बे, प्रति, हर, भर आदि शब्द जो होते हैं ये अव्यय हैं। हमेशा याद रखेंगे, यथा, रात, बात, आ, बे, प्रति, नी, हर, भर ये सारे शब्द अव्यय हैं और इनसे बनने वाले शब्द अव्ययी भाव समास होंगे। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कर्मधारय समास दो प्रकार के हैं, पहला विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमेय उपमान। उदाहरण के लिए, नील कमल, नीला है जो कमल, तो जहाँ पर है जो हो जाए वहाँ पर कर्मधारय होगा। अब ये है विशेषण विशेष्य। तो पहला शब्द जो है वह विशेषण है, कमल की विशेषता बता रहा है। फिर है महात्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। आप एक चीज़ देखिए कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, है जो लिखे हैं बीच में, तो जहाँ पर है जो आ जाए वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होगा। अगला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। काली बिल्ली, लाल फूल, ये विशेषण विशेष्य है। उसी तरह से उपमेय उपमान समास, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता बताने के लिए की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। संसार रूपी सागर, संसार सागर, तो संसार क्या हो गया? उपमान, और सागर उपमेय। तो जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमेय है, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमान है। मृग के समान लोचन, मृग लोचन, तो मृग जो है वो उपमान है और लोचन उपमेय। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। आज हम इतना पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे द्विगु समास। इसमें कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, आप इन्हें देखिए। जैसे कनकलता, कनक के समान लता, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, विद्याधन, विद्या रूपी धन, और कर कमल, कर रूपी कमल। तो जहाँ पर रूपी और के समान आ जाए वहाँ पर उपमेय उपमान कर्मधारय समास होगा। तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे द्विगु समास।